तो आज संसद में अंतरिम बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करीब 58 मिनट सदन के अंदर भाषण दिया, बजट को लेकर अपनी बात रखी। मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर फोकस रहा वित्त मंत्री का। पहला रहा गरीबों पर। गरीबों के लिए कहा गया कि 25 करोड़ ऐसे गरीब हैं जिनको गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। महिलाओं के लिए कहा गया कि 3 करोड़ लखपति दीदी बनाए जाना है, 1 करोड़ बनाया जा चुका है, ये लक्ष्य अभी बाकी है। युवाओं के लिए कहा गया है कि हम लगातार युवाओं को स्किल के जरिए डेवलप कर रहे हैं और लगातार युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। अन्नदाता यानी किसान के लिए कहा गया है कि 4 करोड़ ऐसे किसान हैं जिनको फसल बीमा के तहत लाभ दिया गया है और 11 करोड़ से अधिक किसानों की आर्थिकी मजबूत हुई है। हालांकि जो बजट का लब्बो-लबाब ये रहा कि ये एक प्रकार का रिपोर्ट कार्ड रहा कि हमने पूर्व में क्या कुछ किया है और भविष्य में सरकार क्या कुछ करेगी। ये रोड मैप जो है बजट के जरिए प्रस्तुत किया गया है और ये कहा गया है कि जब पूर्ण बजट आएगा, अप्रैल मई में चुनाव होंगे, आम चुनाव होंगे, जुलाई में जब नई सरकार का पूर्ण बजट आएगा तो वो सर्वसमावेशी होगा। जिसे सत्ता पक्ष ऐतिहासिक बता रहा है, उसे विपक्ष बता रहा है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। यही आज के डिबेट का इशू है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। नवीन प्रशाली जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आप स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशाली जी बहुत स्वागत है। आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं। नौटियाल जी बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर पंकज पन्यूली यूकेडी नेता हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पन्यूली बहुत स्वागत है। और प्रेम पंचोली जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा हम स्वागत करते हैं। और सबसे पहले नवीन प्रशाली जी, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, विपक्ष का एलिगेशन। देखिए, विपक्ष तो कुछ न कुछ बयानबाजी करेगा राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, लेकिन ये बजट एंट्रीम बजट था, लेकिन इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। आप देखते हैं कि मतलब इसमें सभी वर्गों को, खासतौर पर अगर आप बात करें गरीब, युवा, किसान और महिलाओं को इसमें समावेश किया गया। सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया गया है और विकसित भारत की जो थीम है, जो लक्ष्य है 2047 तक, उसको ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया गया है। और इस बजट से भारत की आर्थिक स्थिरता को बहुत मजबूती मिली है। और ख़ासतौर पर अगर बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करते हुए, राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करते हुए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर 11,111 करोड़ की ऐतिहासिक ऊंचाई पर गया है, वो देखने वाली बात है। और आप देख सकते हैं कि भारत ने हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज को पीछे पछाड़ कर चौथे नंबर पर हमारी स्टॉक एक्सचेंज आ गए हैं। तो ये भी एक ऐतिहासिक सफलता हमारे लिए है। और इसके अलावा अगर बजट की बात करें तो हालांकि ये एंट्रीम बजट था, लेकिन फिर भी सरकार ने इसमें बहुत कुछ ध्यान दिया। और ख़ास तौर पर जो पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा करने के लिए लक्षद्वीप और जो और क्षेत्र हैं उनको विकसित करने के उद्देश्य से, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसमें व्यवस्थाएं की गई है। और एक खुशखबरी उत्तराखंड के लिए भी है कि उत्तराखंड पर्यटन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, पर्यटन हमारी आर्थिकी है। और यहाँ पर जो पर्यटन के लिए स्वरोजगार करना चाहते हैं, पर्यटन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं, तो उनको ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। ये एक बड़ी उपलब्धि हमारे लिए भी है। और जिस प्रकार से भी कांग्रेस अध्यक्ष को मैं कहते हुए सुन रहा था कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ऐसा नहीं है। और बहुत बड़ा काम इस बजट में होने जा रहा है। और एक और नई बात इसमें आप देख सकते हैं कि जो मध्यम वर्गीय है, आज तक निम्न वर्गीय लोगों के लिए पीएम आवास योजना थी, लेकिन अब मध्यम वर्गीय लोगों के लिए भी ये आवास योजना का शुभारंभ किया जाएगा और इसके तहत लाखों करोड़ों मकान बनाए जाएंगे। और लखपति दीदी एक जो बहुत प्रधानमंत्री जी की एक गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है लखपति दीदी की, तो लक्ष्य 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। और बहुत सारी चीज़ों पर है। और एफडीआई बड़ा है। अगर मैं 2005 से 2014 तक के कार्यकाल को देखूं पिछली सरकारों के, तो उसमें जो एफडीआई थी और जो 2014 से 2024 का जो कार्यकाल रहा, उसमें जो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, डबल से भी ज़्यादा हुआ है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। और भी काफ़ी सारी, अब 2024 में जो नया बजट आएगा उसमें हमारी सरकार फिर इसको, जैसे आपने कहा कि सभी को समावेशित करते हुए बजट निकालेगी। और हमारी सरकार उस लक्ष्य को, जो विकसित भारत का लक्ष्य है, उसके हित को ध्यान में रखते हुए पूरा देश का सर्वांगीण विकास के लिए आगे बढ़ेगी। आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। नौटियाल जी बहुत स्वागत है आपका। और पहला आपका स्टेटमेंट क्या कुछ है नौटियाल जी, आपका ओपनिंग कमेंट क्या है इस बजट को लेकर?
आपके अध्यक्ष ने तो कह दिया है कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। देखें, ये एक गरीब तबके के लिए जो बड़ी टकटकी लगाए देख रहा था कि आज बजट पेश होगा, उसके लिए बड़ा निराशाजनक बजट है। एक गरीब आदमी को क्या चाहिए? गरीब आदमी चाहता है मेरे घर की रसोई ढंग से चल सके, मेरे गैस सिलेंडर जो है उसका रेट कम हो, उस पर जो सब्सिडी की घोषणा ऐसी बात कर दे कि लोगों की रसोई चल पाती। तो इसके ऊपर कोई काम नहीं किया, पेट्रोल डीजल के ऊपर कोई काम नहीं किया, जिससे हमारा इतनी महंगाई बढ़ती है। आज आप देखें जो ट्रांसपोर्टेशन इतनी महंगी हो गई है, तो उसका सीधे सीधे कारण पेट्रोल का रेट है, पेट्रोल डीजल का रेट है, उस पर इन्होंने कुछ नहीं किया। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि 10 साल आपने बजट पेश कर करके जो हमारे ऊपर एहसान किया, ये आपका भगवान करे आखिरी बजट हो और इसके बाद आप जैसे लोगों के इस प्रकार के बजट देखने को देश को ना मिले, जो देश को डुबाने वाले बजट है, ना कि देश को बढ़ाने वाले। आज इतना ही अच्छा बजट अगर पेश हो रहा है, तो ये तो पिछले 10 साल से अच्छा ही होता हुआ आ रहा है आपके कथन के हिसाब से। तो देश हमारा कर्ज में क्यों जा रहा है? हमारे देश के ऊपर इतना कर्जा क्यों हो रहा है? लगातार हमारा देश कर्ज ले रहा है और कर्ज ले लेकर सिर्फ सड़कें बनाई जा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब बताएं, आप इतना कर्ज देश के ऊपर डाल देंगे तो हम आने वाले समय में श्रीलंका की स्थिति में खड़े हो जाएंगे। आप कहां देश को ले जा रहे हैं? आप देखें महंगाई कितनी बढ़ गई पिछले 1 साल के अंदर। जो चावल 50-55 रुपए किलो आता था, उस पर जीएसटी लगाने के बाद भी 5% जीएसटी खाली लगाया, पर उसका रेट डबल हो गया, उस 100 रुपए किलो आपने कर दिया। आटा कितना महंगा हो गया। तो गरीब आदमी के लिए नहीं है बजट, ये आपके मित्रों के लिए बजट है, अडानी अंबानी के लिए बजट है, पर आम आदमी के लिए बजट नहीं है। पंकज पनोले जी, आपका ओपनिंग स्टेटमेंट। देखिए, ये अंतरिम बजट था और सरकार का अंतिम बजट था। तो अंतिम बजट और अंतरिम बजट से लोगों को बहुत उम्मीदें होती हैं। ये चुनाव आने वाला बजट था, उस बजट से बहुत आशाएं होती हैं, बहुत कुछ चीज़ सरकार उस टाइम पे देती है। और जैसा पारंपरिक तरीके से आपने जब भी देखा होगा, तो जब सरकार जाने वाली होती है तो बहुत सारी घोषणाएं और बहुत सारा लोक लुभावन बजट देने की कोशिश करती है। लेकिन ये बजट उतना ही फीका था जितना इस बजट की एक्सपेक्टेशंस लोगों से थी। अगर हम बात करें तो किसी भी सेक्टर को कुछ नहीं मिला, किसी भी सेक्टर को। आप टैक्स पेयर की बात करें तो टैक्स पेयर को उम्मीद थी कि हमारा जो टैक्स का रिजीम है वो बढ़ेगा, वो वहीं का वहीं है। हेल्थ की बात करें तो उम्मीद थी कि जो ये आयुष्मान भारत एक इन्होंने अपना बहुत बड़ा, जिसको भाजपा क्लेम करती है कि हमने बहुत बड़ा उपलब्धि है, वो 5 लाख का 5 लाख पे ही है। ठीक है। अगर हम किसान सम्मान निधि की बात करें, जिसकी उम्मीद थी कि किसान सम्मान निधि किसानों की इस बार बढ़ेगी और वो 9,000 और 12,000 रुपए की जाएगी, वो भी कुछ नहीं हुआ। तीसरा, अगर हम बेरोजगारी या फिर महंगाई की बात करें तो इन्फ्लेशन रेट हमारा 6% के हिसाब से था, जो पूरा 10% अगर आप जीडीपी की बात करते हो तो 6% तो हमारा इन्फ्लेशन रेट है। तो हम ग्रोथ किससे कर रहे हैं? 4% से। और बात होती है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, तो इस तरीके से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो नहीं बन सकती है। इसमें बात करें महिलाओं की, बहुत ही हास्यास्पद और मजाक उड़ाने वाली बात है जो लखपति दीदी 3 करोड़ की बात कर रहे हो। भारत की जनसंख्या जो है वो 150 करोड़ से ऊपर है, जो कि आधी पॉपुलेशन फीमेल है। 75 करोड़ भी अगर हम पकड़ के चले, 75 करोड़ में से आप केवल 3 करोड़ लोगों को टारगेट कर रहे हो, तो ये तो हास्यास्पद है और मजाक है महिलाओं के साथ। उसके अलावा जो पीएम आवास की बात आई, भाई साहब 2022 तक तो हर बेघर को घर मिलने वाली बात हुई थी। आज हम 2024 की बात कर रहे हैं और आज हम कह रहे हैं कि हम उसका दायरा बढ़ाएंगे। पीएम का जो पीएम आवास योजना है उसमें क्या ज्यादा हुआ है? कुछ भी नहीं बढ़ा है। इस तरीके से इस बजट को आप सेक्शन बाय सेक्शन देखोगे तो इस बजट का एंड रिजल्ट जो है वो है सिफर, जीरो बजट में आप बताइए, इन्फ्लेशन आपका बढ़ रहा है और आईएमएफ की जो आपको चेतावनी है कि जो आपका टैक्स का बर्डन बढ़ रहा है, जो आपके राजस्व घाटे हैं, वो कहां से आप मैचअप करोगे? सरकार बजट पेश करती है, घाटे का बजट है। इसमें आप अगर बजट को देखोगे तो बजट में आउटकम कुछ नहीं है।
आउटकम आपने जो पिछली बार जितनी घोषणाएं करी थी, जितने आपने चीजों को फोकस करा था, उनमें से कितनों का आउटकम आज निर्मला सीतारमन ने वहां पे रखे या बताया कि इतनी इतनी चीजें हैं? रेलवे की आप बात कर ले, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्ञान देती है बीजेपी, हमने ये बनाया वो बनाया। आप 2023-24 22-23 का जो बजट था, पिछला जो 23 का बजट था 23-24 के लिए, उस बजट में जो अमाउंट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखी गई थी वो आधी भी खर्च नहीं हुई है। अगर आप 2023 के बजट को और इसको कंपेयर करें तो राजस्व घाटाओं की आप बात करें तो ये बजट जो है कुल मिला के किसी भी सेक्शन को, चाहे वो वीकर सेक्शन है, चाहे वो अपर सेक्शन है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे वो किसान है, चाहे वो सर्विस क्लास है, चाहे वो टैक्स पेयर है, किसी को भी इस बजट ने कुछ नहीं दिया है। ये बजट आज तक की हिस्ट्री का सबसे फीका बजट जिसको हम बोल सकते हैं इंडिया का वो है। प्रेम पंचोली जी, आपका एनालिसिस क्या कुछ कहेगा? ये एक अंतरिम बजट था या फिर अब तक के 10 साल के किए गए कार्यों का लेखा जोखा था? एक वही कहता था कि साहब इतना खर्चा किया, इतना बचा, अब इतना हम करेंगे, आएंगे तब। बिल्कुल, वो तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। कोई भी जो सत्ता में सरकार रहती है, जब वो किसी भी बजट को मार्च से पहले प्रस्तुत करती है तो वो अपना काम भी दिखाती है, अपनी एक्टिविटीज़ भी दिखाती है और उसके साथ कहती है कि हम ये हमने कर दिया, इसके बाद हम और करेंगे। तो स्वाभाविक है, करना चाहिए। और ये कोई ऐसी बात नहीं कि अगर उन्होंने कुछ कर भी दिया है तो उसका एहसान भी जनता के ऊपर नहीं होना चाहिए। उनकी ड्यूटी है और इसलिए उनको चुना जाता है। हम ये कहना चाहते हैं कि इस बार जो बजट है, बजट में बहुत अच्छी सारी चीज़ों को इन्होंने बताया, लेकिन बजट में कमजोरी तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो हम आए दिन खबरें करते हैं वो सबसे बड़ी जो समस्या अपने देश में है कि सरकारी रोजगार बहुत ख़त्म हो रहा है। तो बजट में कहीं पर भी इस तरह का दिख नहीं रहा कहीं कि आप सरकारी रोजगार कितना डेवलप करोगे, कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। और यूएनडीपी की एक रिपोर्ट है कि हमारे देश में 230 मिलियन से भी अधिक लोग गरीब हैं। और उसके बाद उन्होंने एक शब्द को ईजाद किया यूएनडीपी ने कि संवेदनशीलता, कि जो जिसको मिडिल क्लास कहते हैं उनके लिए संवेदनशीलता का शब्द भी परिभाषित किया गया है। यानी कि जो मीडियम क्लास के जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं तो उनके लिए जैसे कह रहे हैं कि अब वो भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आएंगे। तो इसलिए जो संवेदनशीलता का जो शब्द है उस शब्द को बहुत डिफाइन करने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है आज की दृष्टि में कि जब हम भारत देश की बात करते हैं जहाँ बहुत ही विविधताएं हैं, बायोडाइवर्सिटी है, कल्चर को लेकर के, रोजगार को लेकर के, संसाधनों को लेकर के, बाजार को लेकर के, तो अपने देश में जो आउटसोर्स वाली जो कल्चर यहाँ पर आया है, माना कि अब आप आउटसोर्स कर रहे हैं तो बजट में आप जो ये सब चीज़ें आप दिखा रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है कि आप इसको भी आउटसोर्स करेंगे, उसको भी आउटसोर्स करेंगे, उसको भी आउटसोर्स करेंगे। तो आप सरकार में रह करके आप लोगों को क्या दे रहे हो? परमानेंट रोजगार बहुत कम दिखाई दे रहा है। कई सारी पोजीशन खत्म हो रही है, बहुत सारे डिपार्टमेंटों में बहुत सारी पोजीशन खत्म हो रही है। आप अपने मीडिया हाउस की बात करेंगे तो सरकारी मीडिया हाउस से लेकर के प्राइवेट मीडिया हाउस तक संकट में आ चुके हैं। बहुत सारी जो पोजीशन है वो खत्म हो गई है। तो हम उसको मानते हैं कि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी कारण से कुछ चीज़ें, जैसे आज लोग अब कंप्यूटर पे नहीं लिखते, मोबाइल पे बोल करके आर्टिकल लिख देते हैं, तो 2-3 चीज़ें तो नौकरी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या हम उस व्यक्ति को ही खत्म कर देंगे? अगर उस व्यक्ति को खत्म नहीं करेंगे, उसको एक ठेकेदार को बोलेंगे तो 2-3 जनों का काम जो एक ही आदमी से करा दे। तो जो पूरा बजट है, बजट का जब आप एनालिसिस करोगे, जितना सुना है हम लोगों ने, उस बजट में सरकारी नौकरी थोड़ा सा खतरे में दिखाई दे रही है। जो खबरें आ रही है कि फलानी विभाग में अभी पोजीशन नहीं आई है, फलानी विभाग में जो पोजीशन आई वो आउटसोर्स की गई है। तो ये जो संकट पूरे देश भर में है, हमारे कहने का मतलब यही है कि जब आप किसी भी बजट को प्रस्तुत करते हैं, उसकी जो जीडीपी जो हम परंपरागत रूप में चल रहे हैं, जब इस देश में नए कल्चर आ रहे हैं, नए कानून आ रहे हैं, पुराने कानून जो डिस्ट्रॉय हो चुके कानून, जो कानून किसी काम के नहीं, वो ख़त्म हो रहे हैं, तो क्या हम सरकारी नौकरी के लिए हम नया कानून नहीं ला सकते हैं? क्या हम जो जीडीपी है हम उसको नए सिरे से परिभाषित नहीं कर सकते हैं? हमारे देश की जो जीडीपी है, जो 10 लोग बड़े लोग हैं जिन पर करोड़ों अरबों रुपए, उनको जोड़ करके, जो हमारे 5-10 रुपए वाले सबको जोड़ करके उस जीडीपी को गुणा भाग करके, मैं तो कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, उस गुणा भाग करके जो प्रतिशत आता है वो हमारा जीडीपी कि हम इतने आगे पहुंच गए हैं। लेकिन 10 लोगों की इनकम अलग और 1000 लोगों की इनकम अलग है। इसको हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम अपनी जीडीपी को कैसे डिसाइड करेंगे। तो हमें जीडीपी को डिसाइड करने की जरूरत है। हमें आज
कि हमारा जो टोटल इनकम हुआ है, तो इनकम हमारे देश में अलग अलग तरीके से होता है। पहले इनकम टैक्स भी जाता है, टैक्स भी जाता है, उसके बाद जीएसटी भी जा रहा है। जीएसटी में कोई भी चूक नहीं कर रहा। एक आध कोई अपवाद रहा होगा जो जीएसटी में चूक करता है, लेकिन जीएसटी देने में कोई भी चूक नहीं कर रहा है। तो इसलिए जीएसटी से भी जो पैसा है, जो आय अपने देश की हुई है, उसमें से आप कितना प्रतिशत शिक्षा एजुकेशन पे खर्च कर रहे हो, कितना प्रतिशत आप हेल्थ पे खर्च कर रहे हो। आप आयुष्मान कार्ड बना देंगे तो उससे नहीं चलेगा। सुविधा आपको सहज ही होनी चाहिए। आपने आयुष्मान कार्ड दिया, एडमिट हो गया। आप एक चीज और कहिए कि 10 लाख करेंगे अब अगली सरकार आएगी हाँ, तो वो विचार। ठीक बात है, 10 लाख करेंगे तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं जैसे बार बार कहते सरकार घाटे में। मुझे नहीं लगता। आप टोटल इनकम को देखिए, जो हमारी सोर्स है अपने देश के, नेचुरल रिसोर्स का जो इनकम है ना, वो कभी शो नहीं होता भाई साहब। और टैक्स का भी बड़ी मुश्किल से शो होता है। आप टैक्स और जीएसटी और नेचुरल रिसोर्स का जो इनकम अपने देश को मिल रही है, उसको आप बताइए कितना आया है। तो वो जो टोटल इनकम जब हमारे सामने आएगी तो हमारे देश में दिक्कत नहीं कि हमको कर्ज लेना पड़ेगा। लेकिन जो ये घालमेल जो शब्दों की जो वानगी और आंकड़ों की जो वानगी हमारे सामने आती है, उससे देश संकट में है। और ये क्लियर होना चाहिए किसी भी सरकार के लिए, किसी भी अच्छी सरकार के लिए, गुड गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं, उनके लिए होना चाहिए कि आप परमानेंट रोजगार कितना दे रहे हो। डिपार्टमेंट से लोग क्यों खाली हो रहे हैं दफ्तर। बिल्कुल प्रेम पंचोली, ये बड़ा सवाल है। जवाब ले लेते हैं। और तस्वीरों में जब वित्त मंत्री जा रही थी तो उनके हाथ में वो फाइल नुमा था, तो इससे अंदाजा लग गया था कि कुछ बही खाता लेके जा रही हैं, क्योंकि अटैची नहीं थी इस बार ना। जी। तो इससे अंदाजा इस बार लग गया था तस्वीरें देख के ही। नवीन पिछाली जी, बहुत सारे आंकड़े सरकार ने दिए कि अन्नदाता की बात की कि 4 करोड़ किसान ऐसे हैं जो फसल बीमा योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। 11 करोड़ से अधिक किसानों की आर्थिकी जो है हमने मजबूत की है, ये आंकड़ा पहला दिया। और दूसरा आंकड़ा दिया कि गरीबों के परिप्रेक्ष्य में कि 25 करोड़ ऐसे गरीब लोग हैं जिनको गरीबी रेखा से बाहर लाया गया। लखपति दीदी को लेकर भी आंकड़ा दिया गया कि साहब 3 करोड़ 2 करोड़ से 3 करोड़ लक्ष्य है, इस पे काम चल रहा है। बेरोजगार युवाओं को लेकर आंकड़ा क्यों नहीं दिया गया, इसे कितनी नौकरियां मिली, इसको लेकर आंकड़ा क्यों नहीं दिया। बहुत सारे वायदे किए गए थे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, सड़क योजना के तहत, कितनी सड़कें बनी, कितने आवास मिले, ये तो 2022 तक का लक्ष्य था। मुझे लगता है कि जब हिसाब किताब हो रहा था तो इसके बारे में भी अगर सरकार बता देती अब तक का रिपोर्ट का कि किया कितना, तो ज़्यादा बेहतर होगा, जैसा कि पंचोली जी भी कह रहे थे। देखिए रोहित जी, कई बार सदन में सवाल पूछे जाते हैं, सरकार उनका जवाब देती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंचोली जी ने एक बात अच्छी कही, हालांकि उन्होंने माना कि वो कॉमर्स के विद्यार्थी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जीडीपी को रीडिफाइन करने की ज़रूरत है, जीडीपी की नई परिभाषा गठित करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। बात भी सही है, क्योंकि जिस प्रकार से वैश्विक स्तर पर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और उसका अर्थव्यवस्था में उसका समावेश हो रहा है, निश्चित तौर पर हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था से लेकर पूरे अर्थतंत्र को दुरुस्त करना है, और वही काम सरकार कर रही है। आज अगर हम ये सोचें कि एक तरफ पंचोली जी ने ये कहा कि 10 लोगों की इनकम और पूरे कई करोड़ों लोगों की इनकम बराबर है, ये इनकम इसलिए है कि सभी लोग नौकरी करना चाहते हैं और ज़्यादातर लोग नौकरी में हैं और बिजनेस और व्यापार की तरफ ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं है। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्टअप को बहुत महत्व दिया है। और हमारा नया नारा मोदी जी ने जो दिया था, जय जवान जय विज्ञान जय अनुसंधान, और अनुसंधान और दूसरी चीज़ों पर यह रहा कि आज अगर भारत रक्षा क्षेत्र में कहें तो बहुत मजबूत हो रहा है, अच्छी अच्छी मिसाइलें बन रही, बहुत टेक्नोलॉजी बन रही है। चंद्रयान हमने सफलतापूर्वक उसका लॉन्च किया, और जो टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर आज हम जैसे डिजिटल करेंसी की बात करते हैं, उसमें इंडिया बहुत आगे पहुंच चुका है, और भी देश इस टेक्नोलॉजी को मांग रहे हैं। तो हमें अपने विकास को दुनिया के शीर्ष अर्थव्यवस्था बनने के लिए किस तरफ ले जाना पड़ेगा, उसका सरकार ध्यान दे रही है। आपको ये समझना होगा कि सारी सरकारी जॉब पर ही निर्भर नहीं कर सकती है। देश में सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, स्किल डेवलपमेंट करती है, शिक्षा को सुधारती है, नए तरीके से करती है, और उसका फल मिलता है तो सभी लोगों में वो जो पैसा है वो बराबर बढ़ता है और अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। यही काम हमारी सरकार कर रही है। और यहाँ पर पैनोली जी ने आईएमएफ की बात कही थी कि आईएमएफ कुछ कह रहा है। मैं पैनोली जी को ये बताना चाहूँगा कि आईएमएफ ने कहा है कि इंडिया इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द ग्लोबल इकोनॉमी। भारत चमकता हुआ सितारा है ग्लोबल इकोनॉमी का, ये आईएमएफ ने कहा है। आप गूगल में कहीं सर्च कर लीजिए। और जो भारत की जो लास्ट क्वार्टर में, अगर मैं 2023 की बात करूं तो अप्रैल टू सितंबर का जो क्वार्टर था उसमें 7.7% की जो वृद्धि जीडीपी में दर्ज की गई है। 1,76,000 करोड़ का रिकॉर्ड जीएसटी हमने इस वक्त कलेक्ट हुआ है।
11% के लगभग बढ़ोतरी के साथ। तो जो चीज़ें आ रही, जो आंकड़े आ रहे हैं, वो हो सकता है कि बहुत से लोगों के, बहुत से विशेषज्ञों के समझ में भी ना आए, लेकिन बदलता हुआ भारत जो है और विकसित भारत का जो लक्ष्य है, उसके अनुरूप जो इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, उसको आपको समझना होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था को आज क्या जरूरत है। क्या खाली नौकरी की जरूरत है या खाली सरकारी सेक्टर में भरने हैं? अगर टाइपिस्ट थे पुराने तो उनको भरना ही भरना है जहां पर आवश्यकता नहीं है, उन पदों को भरना है जहां पर जिनकी आवश्यकता नहीं रहेगी, या नए तौर से सृजन करते हुए नई इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो आज मैं समझता हूं कि नए भारत में हमें नए सिरे से इन सब चीज़ों को देखना होगा, क्योंकि मैं खुद टेक्नोलॉजी का छात्र रहा हूं, तो मैं समझता हूं कि टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है आगे आने वाले समय में। कोई भी बिना टेक्नोलॉजी के नहीं चल सकता है। हम उस जमाने में काम करते थे जब यहाँ कंप्यूटर आता था, तो कई लोग बोलते थे कंप्यूटर क्यों आया, कंप्यूटर से क्या हो पाएगा। और उस वक्त तो वास्तव में सही है, क्योंकि जो मशीनें थी, उन मशीनों की स्पीड ऐसी थी कि 2+2 के लिए अगर आप प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो आपको 20 लाइनों की एक प्रोग्रामिंग लिखनी पड़ेगी, फिर एग्जीक्यूट करने में 2 मिनट लगाएगा, तब वो रिजल्ट 2+2 का 4 दे पाएगा। लेकिन धीरे धीरे ये सब तो ठीक है। देखिए जी, 4 चीज़ों पे मुख्य फोकस रहा, देखिए, है ना। इसके बहुत अंदर तक जाएंगे तो बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें, आम जनता को जो सड़क, पानी, बिजली, चिकित्सा, स्वास्थ्य, अच्छी सड़क, ये सब तमाम चीज़ चाहिए, स्ट्रीट लाइट चाहिए, बिल्कुल, घर के बाहर बल्ब जलता हो, बिल्कुल, साफ सफाई यही चाहिए, चीज़ है। इन सब सारी चीज़ों से मतलब है। महिलाओं की जहाँ तक बात है, गरीबों की बात है, तो सिर्फ एक रहा कि भाई 25 करोड़ ऐसे गरीब है जिनको गरीबी रेखा से बाहर है। महिलाओं के लिए सिर्फ लखपति दीदी योजना, ना महंगाई की बात की गई, ना बेरोजगारी की बात की गई इसमें कि हमने कितने लोगों को रोजगार दिया, ना इसमें किसानों के अन्य मसलों की बात हुई। देखिए, फसल बीमा से लेकर किसानों की सारी समस्याओं की बात उसमें हुई। किसान सेंट्रिक ये था, महिला सेंट्रिक ये था। आप वित्त मंत्री भी कह रहे थे कि वित्त मंत्री का एक करोड़ स्टेटमेंट है प्रचाली जी, वित्त मंत्री कह रहे थे, प्रेमचंद अग्रवाल जी, कि हमें यहाँ से इस बजट से उत्तराखंड को बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि हम वेडिंग डेस्टिनेशन बनाएंगे, तमाम चीजें बनाएंगे, लेकिन कुछ मिला ही नहीं। ये तो लग रहा था कि बंद लिफाफे में कुछ नहीं, देखिए ना, जो केंद्र की सारी योजनाएं उत्तराखंड के लिए भी है, अन्य राज्यों के लिए भी है। मैंने कहा कि हमारा राज्य जो है पर्यटन सेंट्रिक है, तो पर्यटन हमारी आर्थिकी है, तो पर्यटन के लिए, पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, युवाओं के लिए ब्याज मुक्त उसका ऋण का प्रावधान किया है। इससे बड़ा क्या होता है कि आप अगर छोटा होम स्टे खोलना चाहते हैं, छोटा होटल खोलना चाहते हैं, तो आपको ब्याज ही नहीं देना पड़ेगा। तो कितना सरल है, आप ये समझिए ना, कितना व्यापकता से सोचा गया है लक्षद्वीप। और लेकिन प्रशाली, ये तो एक रिपोर्ट कार्ड था ना, ये बजट कैसे कह सकते हैं हम कि हमने ये किया, हम ये करेंगे, ये किया, ये करेंगे, ये किया, ये करेंगे। ये तो एंट्रीम बजट है ना। हमने कहा ना 24 जब 2024 में फिर दोबारा बजट हमारी सरकार पेश करेगी, तो उसमें बहुत व्यापकता से इसके बारे में नहीं, तो इतना श्योर कैसे हैं कि आप कह रहे हैं हमारी सरकार पेश करेगी? तो हम तो कह रहे हैं हमारे सरकार के 10 साल के काम से यही तो है। मैं ये यहाँ पर लोग लुभावना नहीं कि हम अगली बार आए ना आए और इस हिसाब से कुछ भी बजट हमने दे दिया। हमने 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है उसके हिसाब से बजट पेश किया है, और हमें पूर्ण विश्वास है, देश की जनता ने आशीर्वाद दिया है, देश की जनता आशीर्वाद देगी। आगे 2024 का बजट भारतीय जनता क्या ये रस्मदायगी थी? ये बजट मात्र एक रस्मदायगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, वित्त मंत्री ने एक बात बहुत बढ़िया कही थी, ये परंपरा चली आ रही थी, इस परंपरा का हमने निर्वहन किया, इस परंपरा को टूटने नहीं दिया। तो वही इसीलिए कह रहे हैं कि ये क्या रस्मदायगी थी मात्र? परंपरा एंट्रीम बजट की परंपरा है। ये नहीं कहा कि जो उसमें लिखा गया वो इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है, और मजबूत तरीके से अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उसमें दिया गया है। आप ये समझिए कि हर वर्ग के लिए उसमें प्रावधान है। अगर आप सभी में देखें, 25 करोड़ लोग आपको मतलब कम लग रहे हैं। 25 करोड़ कई कंट्रियों की जनसंख्या मिला के होती है। अगर आप छोटे छोटे कंट्री यूरोप के अगर मिला लेंगे तो कई देश उसमें समाहित हो जाएंगे। चलिए जवाब लेते हैं, नोटियाल सब जवाब दीजिए। 25 करोड़ जनता कम लग रही, 25 करोड़ अगर गरीबी की रेखा से बाहर निकल गए तो हमें तो उसकी खुशी मनानी चाहिए कि वास्तव में ठीक है, बढ़िया। नोटियाल जी जवाब दीजिए। देखिए सर, बड़ा अच्छी, पहले तो प्रशाली जी ने बड़े ये बात को माना कि जब कंप्यूटर आ रहा था तो कई लोग उसका विरोध कर रहे थे। तो मैं प्रशाली भाई को बताना चाहूंगा, वो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थे जो कंप्यूटर का विरोध कर रहे थे और संसद का घेराव कर रहे थे, बैलगाड़ी लेके जा रहे थे और कह रहे थे कंप्यूटर नहीं आना चाहिए। वो माननीय राजीव गांधी जी की सोच थी। कब की बात कर रहे हैं? चंद्रयान 3 तो आया, लॉन्च हुआ, कौन सा कंप्यूटर करे? राजीव गांधी जी वाला कंप्यूटर अब नहीं चलता। अब कौन सा चल रहा था? वाला नहीं चलता। आप कैसी बात कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो? का जमाना है। आप क्या वो वाला आज भी चलाना चाह रहे हो क्या? नहीं, ये तो बोल रहा हूं। आज भी आप फिर उसी में चले जाते। नेहरू जी ने एक एम्स बनाया था। बात कर रहे हैं आप बोलेंगे फिर एम्स नेहरू जी ने बनाया था, IIT नेहरू जी ने बनाई थी, सारा उन्होंने बनाया था और हमने कुछ किया ही नहीं।
आप उस अरे टेक्नोलॉजी के विरोधी थे। किस और विस्तार वो के देश साथ में नहीं, हर उसमें देश में वृद्धि वन हुई में है। था। अगर आप 60 साल में जाएंगे, अपने 60 साल में जाइए और हमारे 10 साल में जाएंगे, आप पाएंगे ज्यादा हुआ है। 2014 से पहले कितने एम्स थे, कितने हो गए, कमरे में जाया कितने मेडिकल हॉस्पिटल थे, कॉलेज कितने हो गए। आज उस अगर आप टेक्नोलॉजी का इसको आप कह रहे हैं, टेक्नोलॉजी आप ने वही आंकड़ों दी पर आए आपको। हैं तो आप कहीं नहीं आज बैठते, से कहीं नहीं 50 साल ठहरते। कौन टेक्नोलॉजी हमारे दी 6 साल आपको? के काम के बराबर ऐसी आपका बात 60 करें साल का अमित काम आता भाई, है। आप नौटियाल जी, अपनी आपका कमियों को जितनी समझा हमारी सरकार ने करें। 6 साल में आप काम ही कर दिया, वो 10 लोग साल तो हैं जो छोड़िए, ATM का विरोध कर रहे आपने थे। पूरे 60 जब साल में ATM नहीं देश किया। के अंदर तो आया, आप क्या बात तो कर रहे हैं पूरे खाली देश बेकार? को बंद करने हर का श्रेय आपने को काम आप किया अपनी कि तरफ ले देश जाने की कोशिश कर रहे बंद हैं। रहेगा, अरे ATM आज नहीं के आना जमाने में चाहिए। आइए, विरोधी लोग हैं विकास के। आज के आप जमाने में जाति आइए विरोधी हैं। नौटियाल जी, विकास आज के के जमाने विरोधी में हैं आइए। आप। आज के आज जमाने के में आ रहा उसमें हूँ, आइए। आप आगे की कुछ सुने नया आप। है कहने के लिए आप आपके बीच में न पास? टोके, कुछ नया आप है बीच में कहने मत के लिए? टोके, आप कुछ बीच नया में है मत कहने टोके। के मैंने लिए? आपके बीच में नहीं टोका, मैंने अरे आपके बीच टोकने में का नहीं टोका, सवाल बीच नहीं में मत है, टोके। आपने मौका आप दिया, बीच हमने में मत बोल दिया। टोके। आप अब आपका नंबर जब आएगा तब नहीं बोलना। तो आप नहीं, बीच में मत ब्लड प्रेशर टोके। हाई मत कीजिए, मैं नंबर पूरा आप दूंगा। बीच मेरा में भी क्यों टाइम बोल ले रहे हैं? लीजिए आप, मेरा भी आप पूरा टाइम ले लीजिए नौटियाल जी। बोले, आप लेकिन अपने बात टाइम वो पे करिए बोलना, जो मुझे अपने तर्कसंगत टाइम पे आज बोलने के दो। समय में है। आज के समय में जो आप- तर्कसंगत है वो करिए। अब आपका चलिए आप पूरा हो बोलिए, गया ठीक तो है। सुन लें आप। अच्छा आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, बताइए। ठीक है, जीएसटी की बात हुई, जीएसटी कलेक्शन बहुत ज्यादा हो गया। हो गया? जीएसटी एक्चुअल में जीएसटी 1,76,000 करोड़। कलेक्शन नहीं हो रहा है, ये पेनल्टी कलेक्शन हो रहा है। अगर व्यापारी एक छोटी सी भी गलती कर देता है तो उसके ऊपर सामान की कॉस्ट से ज्यादा पेनल्टी लगाई जाती है। इस तरह पेनल्टियां लगा लगा के व्यापारी को परेशान कर रहे हैं, उसका माल जब्त कर देते हैं। अगर 50,000 का माल है और उससे जरा भी गलती हो गई तो 50,000 प्लस 30,000 और 80,000 रुपए दे के माल छुड़ाता है बेचारा। तो ये जीएसटी नहीं, ये पेनल्टी कलेक्शन है, जिससे व्यापारी अति परेशान है। और आने वाले टाइम पे अगर व्यापारी व्यापार बंद कर देगा तो इसका सीधा सीधा नुकसान देश का होगा, व्यापारी का नहीं। दूसरा, स्किल इंडिया की बात करते हैं ये लोग। आज स्किल इंडिया के नाम पर देखें, इन सरकार ने करोड़ों रुपए खा लिए पर स्किल कोई नहीं बना। आप देखिए, आपने कितने लोग स्किल देखे अपने आसपास वातावरण में, तो आपको पता लग जाएगा स्किल तो कोई नहीं बना। पर स्किल इंडिया के नाम कांग्रेस पर का भारतीय जनता मोतियाबिंद पार्टी बढ़ता ही ने जा रहा है। रोहित जी, मुझे समझ नहीं आ रहा, पिछली खाने बार का भी काम कुछ बात किया कर है। दी और अब स्किल इस इंडिया बार का मुझे लग नाम रहा नहीं लेते मोतियाबिंद अब ज्यादा ये, बढ़ गया। क्योंकि स्किल ऑपरेशन इंडिया कैसे के हुआ? नाम पर इन्होंने करोड़ों खा चुके हैं। स्किल इंडिया एक बेईमानी है, स्किल इंडिया के नाम पर इन्होंने बेईमानी की है और सरकारी नौकरी को खाने का काम किया है। आज बात करते हैं हम 3 करोड़ हमने मकान बना के दे दिए, 2 करोड़ और बना के देंगे। हमने तो कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जिसने कहा हो कि 3 करोड़ मकान, हम मुझे एक मकान मिला है। एक मकान मिलने को तैयार नहीं है। अगर मिलना है तो बताएं कैसे मिल रहा है और कहां बने वो 3 करोड़ मकान। सिर्फ मकानों के नाम पर झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लखपति दीदी के नाम पर भी गुमराह करने का काम नौटियाल कर जी, रही जनता है। समझ जाएगी क्या कौन है, झूठ सिर्फ बोल रहा, लखपति कौन सच दीदी बोल रहा नाम है। सुना बहुत है सारे हमने। लोगों को मिला कैसे उत्तराखंड बन में रहे हैं भी। लखपति, आप भी बताएं कैसे? क्या आप उनको कर्ज देंगे तब वो लखपति बनेंगे, या आपकी कोई ऐसी क्या व्यवस्था है जिससे लखपति बन रहे हैं? कर्ज लेके कर्जदार बनते हैं, लखपति नहीं बनते हैं। ये आपका वहम है। आप किसी को स्किल नहीं सिखा पा रहे हैं, लखपति कैसे बन जाएंगे? आप किसी को 2 लाख कर्ज देंगे, वो लखपति बनेगा? कोई भी वो काम करने कर्जदार के लिए बनेगा, आपको एक लखपति पूंजी की नहीं आवश्यकता बनेगा। होती है। अगर पूंजी नहीं आप- होती तो आपके पास आइडिया पे आप- धरे के धरे रह जाते हैं। अरे पूंजी नौटियाल डूब जी, जाती है अगर किसी को पूंजी ही लगानी सबसे नहीं बड़ी आती। चीज है। पहले आप लोग काम शुरू पूंजी करने को के भी लिए अपने भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता है, महिलाएं, उनको देने का काम कर रहे हैं, उनको लखपति बोल रहे हैं। आम जनता लखपति नहीं बन रही है, आम जनता तो बेरोजगार बन रही है। आम जनता लखपति नहीं बन कांग्रेस रही के है। अलावा इस देश आम में कोई जनता के बेरोजगार नहीं है, साथ आप कांग्रेस है अन्याय केवल। कर रहे हैं। कांग्रेस और बेरोजगार मैं है। आपको एक बात और बताऊं, जब आज बजट पेश हुआ और बजट के बाद जब मोदी जी भाषण दे रहे थे बजट के ऊपर, तो उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी। लग रहा था इन्होंने कुछ नहीं वाह। किया, इन बोलने के लिए कुछ नहीं था। उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी। आप खुद सुने उस वीडियो को, उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी, क्योंकि झूठ का जो होता है ना, खड़गे जी को यही सुन होता लिया है, होगा जब आपने। कोई झूठ बोलता है तो उसकी आवाज नौटियाल लड़खड़ाती जी, है। आपको आंखों से सुनना, दिखाई मैंने देता है जरूर सुना कांग्रेस को। आप भी कांग्रेस सुनना, का मोदी जी की मोतियाबिंद आवाज है। लड़खड़ा रहे थे वो, उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी, क्योंकि बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। ऐसा बना के रख दिया आपने। और जब बजट आता है तो आप देखें, शेयर बाजार अचानक से उछल जाता है। शेयर बाजार 1000 पॉइंट, 5000 पॉइंट, 2000 पॉइंट ऊपर जाने की हिम्मत रखता है। लेकिन आज चौथे जब बजट नंबर पर आया, आ गया, आज हांगकांग को तो शेयर पछाड़ लिया बाजार आपने, भी मुबारक हो। 100-200 से ऊपर मूवमेंट नहीं दे पाया। इसका मतलब आपके बजट में कुछ था ही नहीं। आपका बजट गुमराह करने वाला बजट था। कभी 200 पॉइंट शेयर बाजार नीचे गिरा, कभी 200 पॉइंट ऊपर गिरा। आपने बजट को, आपके बजट ने गुमराह किया है। किसी के लिए कुछ नहीं था। सिर्फ अगर कुछ रहा होगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, और उसके अलावा कुछ नहीं। चिप पेनुल जी, जी देखिए, बहुत सारी बातें बजट को लेके हो गई हैं और बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन बजट में कुछ
था नहीं। अभी आईएमएफ की बात कर रहे थे प्रसाली जी कि आईएमएफ ने बोला है कि ब्राइटन एंड ये, मैं इनको बताना चाहूँगा, इकोनॉमिक टाइम की खबर है, ये है 21 दिसंबर 2023 की। उसमें आईएमएफ कहता है इंडियन इकोनॉमी आर रिस्क कंसीडर्ड टू बी बैलेंस, ग्लोबल फैक्टर्स सच एज शार्प ग्रोथ, स्लो डाउन और सप्लाई डिस्ट्रप्शन could impact Indian through trade and financial channels। ये आईएमएफ की चेतावनी है और इकोनॉमिक टाइम के 21 तारीख को दिसंबर 21 की ये रिपोर्ट है, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि इकोनॉमिक टाइम ने क्या बोला है। मैं एक सेकंड में बीच में खाली बोल दूं कि मैं आईएमएफ के स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं जो उन्होंने दिया है, चेतावनी तो देते थे, लेकिन हमने उस चेतावनी के बावजूद अनिश्चितताओं के बाजार में भी भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर रखा। ये भारत की कुशलता है। मैं भी तो आईएमएफ के रिस्क की, मैं भी आईएमएफ दुनिया भर की इकोनॉमी पर असर पड़ा, लेकिन हमारी इकोनॉमी पर असर नहीं पड़ा, हमारी इकोनॉमी बढ़ती रही। आपने कहा कि आईएमएफ ने ऐसा नहीं बोला, आईएमएफ ने ऐसा बोला है, विद प्रूफ मैं आपको बता रहा हूं कि आईएमएफ ने ऐसा बोला है कि ब्राइटेस्ट स्टार इन द, जो मैं बोल रहा हूं आईएमएफ ने नहीं बोला। नहीं, मैं इसको नहीं मानता कहां से आप बोला, बट मैं जो बोल रहा हूं कि आईएमएफ ने बोला है इंडिया इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द ग्लोबल इकोनॉमी। कब का बोला है बताइए, डेट बताइए, आप डेट बताइए। मैं तो बता रहा हूं 21 दिसंबर 2023 को बोला है आईएमएफ ने, जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो हेल्थ सेक्टर में जो आयुष्मान कार्ड है, 5 लाख में किस चीज का इलाज होता है आज की डेट में, बता दीजिए आप। एक गॉल ब्लैडर का स्टोन का अगर आप ऑपरेशन कराने जाएं, वहां भी 1.5 से 2 लाख रुपए लग जाते हैं। कोई गंभीर बीमारी है, कैंसर है या फिर और इस तरीके की कोई गंभीर बीमारियां हैं, उन बीमारियों में 5 लाख कहां तक आप ट्रीट कर पाओगे। आप हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होइए, आप 2 दिन रहिए, 3 से 4 लाख का बिल आपका हो जाता है। जरूरत है जिस चीज का आप डंका बजाते हो, जिस चीज की आप बात करते हो कि हमने हेल्थ सेक्टर में ये दिया है, तो हेल्थ सेक्टर में कब वो चीज 5 लाख में कुछ नहीं होता है, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। जिसके पास पैसे की कमी होती है उससे पूछो, जो लोग उसका लाभ ले रहे हैं 5 लाख में इलाज किस चीज का होता है बताइए आप। कैंसर का इलाज होता है, बहुत इलाज होता है, कैंसर का इलाज होता है। देखिए कुछ बीमारी का नहीं होगा, उसके लिए और प्रावधान होंगे, लेकिन सामान्य बीमारी को तो होता है। 90% बीमारियां जो सामान्य बीमारी तो होती है, सामान्य बीमारियों में लेते नहीं हो, जब तक एडमिट ना हो तब तक आदमी आयुष्मान कार्ड लगता ही नहीं है। काफी सारे आयुष्मान कार्ड ओपीडी के लिए नहीं है, आयुष्मान कार्ड आईपीडी के लिए है। इमरजेंसी के लिए भी है। Once a patient enroll in the admitted in hospital, then the आयुष्मान कार्ड will be start। नहीं तो वो कह रहे हैं ना कि OPD के लिए नहीं है। 10 लाख करेंगे अगली बार, वो तो बता कब करेंगे? मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अरे तो 5 तो कर तो दिया, किसने किया? मुंगेरी लाल के 5 आज का किसने नहीं है। किया? क्या मिला इस बजट से? क्या मिला इस बजट से? अगर वो नहीं हुआ, किस बजट से क्या मिला? आपको तो कुछ दिखाई नहीं देगा। मैं वही तो बोल रहा हूं पैनल जी, आपको नहीं दिखाई देगा। अच्छा, मेरे को नहीं दिखाई, आप बता दीजिए। पिछले बजटों से 25 करोड़ लोग बाहर आ गए गरीबी रेखा से। भारतीय जनता पार्टी तो बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट। ठीक है, अब बताइए, वो आपको दिखानी। ठीक है, जीएसटी, आप अब इकोनॉमिक्स पे ही आ जाइए, अर्थव्यवस्था आ जाइए आप नंबर की आ गई, वो आपको नहीं दिख रहा। हमारा एक्सचेंज सुनने का हांगकांग को पेशेंस पछाड़ते, रखो, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज को पछाड़ते, चौथे सुनने नंबर का पर आ गया पेशेंस, पहली बार। सुनने का पेशेंस रखो। नहीं तो मैं बता रहा हूं, फैक्ट के ऊपर बात करो ना, फैक्ट के ऊपर तो बात करो। आप बताओ क्या है पॉइंट बता रहा हूं ना। पावर्टी लाइन का क्या कंसीडर है? तेंदुलकर समिति ने जो दिया है, जिसके ऊपर पावर्टी लाइन डिसाइड होती है, तेंदुलकर समिति की रिकमेंडेशंस क्या है? आप बताइए। मैं कह रहा हूं, आप बताइए मुझे, क्या कितने रुपए पे है, कितने रुपए पे पावर्टी लाइन है? मैं कह रहा हूं ये जो भी बताइए। मापदंड है, जो भी मापदंड है, उसी यही मैं मापदंड कह के रहा हूं, आधार जो पर मापदंड है वो नॉन सफिशिएंट है। 25 करोड़ बाहर निकले, बताइए आप 25 करोड़ बाहर निकले। मैं कह रहा हूं जो भी 25 मापदंड है, करोड़ निकले, लेकिन आप ये कई समिति का अलग अलग बताइए रिपोर्ट है, मुझे, अलग अलग रिपोर्ट है, कई समिति का अलग अलग रिपोर्ट, लेकिन कौन सी जो कमेटी की हो रही जो है? स्टैंडर्ड है, जो सरकार कौन सी द्वारा, कमेटी का है बताइए। देखिए जो सरकार कौन सी कमेटी की रिपोर्ट को सरकार मानती है और किस कमेटी की रिपोर्ट पे पावर्टी लाइन कंसीडर होती है और पावर्टी लाइन को हम मेजर करते हैं? कौन सी है? तेंदुलकर समिति है। तेंदुलकर समिति की रिकमेंडेशंस क्या है? तो उसी क्या के है उसमें? उसी के आधार पर तो 25 करोड़ लोग बाहर निकले हैं। अरे भाई, मैं वही तो कह रहा हूं, वो नॉन एग्जिस्टिंग है। 25 रुपए शहर में कमाने वाला, पर डे 25 रुपए शहर में कमाने वाला गरीबी रेखा में कंसीडर नहीं होता है। गूगल कर लीजिए। 1500 किलो कैलोरी 1500 किलो कैलोरी जिसको शहर में मिलता है वो गरीब नहीं है, उस समिति के रिपोर्ट के हिसाब से। यानी कि आप कह रहे हैं कि 25 करोड़ जो बता रहे हैं ये फेक है। नहीं, आंकड़ा फेक की बात नहीं है, ये है कि 25 रुपए अगर कोई डेली कमाता है तो क्या वो गरीब नहीं है? नहीं, गरीब है वो गरीब है ना, तो वो गरीबी रेखा से बाहर आप कैसे कर रहे हो? जिस मापदंड से आप आ रहे हो, जिस मापदंड की आप बात कर रहे हो, वो मापदंड आज कंसीडरेबल नहीं है, वो चेंज होना चाहिए। आप जाके गूगल पता कर लीजिए,
देख लीजिए क्या है तेंदुलकर समिति की रिकमेंडेशंस। नहीं मैं उससे देखिए की बात जो कर रहा हूं, 25 मैं करोड़ कह रहा की हूं आप कि बात कर जो रहे हो minimum- केवल minimum कैमोफ्लाज है, दैट इज अ कैमोफ्लाज। आपकी आंखों में कैमोफ्लाज है, वो कैमोफ्लाज करके बिल्कुल भी आपको नहीं, दिखा बिल्कुल दिया भी गया नहीं है, 25 बिल्कुल भी करोड़ आ नहीं है, गए। बिल्कुल भी नहीं है। सरकार ने उनके लिए घर प्रोवाइड किए हैं, सरकार ने भाई उनके लिए 2022 उज्ज्वला तक, योजना दी 2022 है, तक, सुनो। सरकार ने किसान सम्मान निधि अब दी देखो है, कॉन्ट्रडिक्शन सरकार कैसा ने है। सरकार ने देखिए रोहित जी कॉन्ट्रडिक्शन यही है, 2022 पैसा दिया है, तक हर किसी को जनधन घर योजना से देने 23 वाला। लाख करोड़ रुपया सरकार ने किसान सम्मान ऋण निधि मुक्ति क्यों नहीं दिया, बढ़ाई? ऋण मुक्ति दिया। किसान सम्मान देखो, निधि क्यों नहीं जितना है- बढ़ाई? जितना है कि आप इतना किसी सरकार ने कहाँ दिया, है? जितना सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, देखिए उसी के जब हिसाब से आप करेंगे। बात करते आप हो क्या चाह रहे हैं कि किसान की आय सारे को एक सेक्टर दोगुना दे दिया करने है। का, जब आप बात करते हो किसान की आय को दोगुना हमने- करने हमने- का, आय का भी बोल रखा है कि हमने- 8,000 करेंगे हमने- अगली बार कब करेंगे? अगली बार के लिए हमने बोला है। compensate तो किया। अगली बार 8,000 किसने देखा? बोला है अगली बार हम हम देखेंगे यार, हम किसने देखेंगे। देखा अगली बार? हम अगली देखेंगे। बार बीजेपी देश आए की जनता ना देखेगी। आए, अरे मोदी देश जी की जनता रहे देखेगी। ना रहे, आप भी देखोगे, कौन सा आएगा आप कौन भी सा देखोगे, अगली बार का तो आप यही भी पता नहीं है देखोगे, कि बीजेपी आप के भी नेता देखोगे, बीजेपी में कांग्रेस रहेंगे, भी देखेगी, कांग्रेस सब में जाएंगे, देखेंगे, कांग्रेस वाले सब बीजेपी में देखेंगे। जाएंगे, कौन नहीं, नहीं, प्रधान? सब देखेंगे। अरे नीतीश आप कुमार देखते रहोगे, चार घंटे में आप बदल देखते गए। रहोगे, आप देखते रहोगे करोल जी। देखिए आप देखते रहोगे। तर्क की बात कीजिए, तर्क की किसान बात है, जी, बिल्कुल आप तर्क की बात देखिए, कीजिए, हमारी तो सरकार मैं ने- आपकी बात नहीं, नहीं, सुनूंगा। आप किसानों को किसान compensate सम्मान करने के निधि लिए का क्या हुआ? सम्मान निधि दिया 5 लाख में क्या ट्रीटमेंट होता ठीक है? है। 22 तक सबको घर देने वाली बात थी, अब किसको घर दे रहे हो भाई तुम? ये बताओ। इसके बाद तुमने तो कहा था मध्यम- कि हम 22 तक पूरा कर हम देंगे। मध्यम वर्गीय तुमने ये बोला था, तुमने ये बोला था कि हम ऊपर उठ के मध्यम वर्गीय पे आ रहे हैं। लगातार कितने progress तो हो रही कितने है। घर बांटे गए बताओ? 3 करोड़ से ज्यादा, 3 करोड़, 3.5 कितने करोड़ के कितने आसपास घर बांटे गए? 3.5 करोड़ के आवास बने हैं, 3.5 करोड़ इंडिया की लोगों पॉपुलेशन कितनी है? के- 140 करोड़ के आसपास। बहुत हो गया, 50 से ऊपर चले गए हम। अरे तो आपके पास तो घर है ना। इंडिया का आप first- आप सुनिए जरा, मैं कह रहा देखिए, अब मैं हूं अगर सुन करोड़, लो, अगर सुन घर लो की बात करो, प्रशांत 20 जी। करोड़ घर, 20 सुन लाख लो, करोड़ घर सुन होंगे लो, हमारे पास। सुन लो। 20 करोड़ के आसपास घर कितने कितने लोग, कितने परसेंट पॉपुलेशन इंडिया की सुनिए, गरीबी रेखा आप- से नीचे है आप- बताइए? सुनिए, इकोनॉमिक यूनिट अपना जनरल अगर नॉलेज आप अपने पास अगर रखिए। आप सुनिए, बजट मैं बता रहा हूं। डिस्कस करने आए सुनिए, हो, मनोज जी, अगर अपना आप जनरल बजट नॉलेज डिस्कस अपने करने पास आए हो रखो। तो इकोनॉमिक की बात यूनिट्स करो, को आपके भी पास घर रखिए। है, आपके पास गाड़ी, आपके पास सब कुछ है, आपके पास है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सरकार उन लोगों के लिए काम गरीबी करती है रेखा से नीचे जो वालों की गरीबी बात रेखा कर के रहा हूं नीचे मैं। है, मैं उनको गरीब रेखा से उनको नीचे मेन वालों स्ट्रीम की में लाने बात की कर रहा कोशिश हूं सरकार मैं। करती है, उनको मैं मेन स्ट्रीम में लाने की below कोशिश करती poverty, है। BPL और की एक बात कर जादू रहा हूं। छड़ी सरकार के पास ये होती है कि एक ही मैं- टर्म में हो जाए, मैं एक साल में हो जाए, 2 साल तो में, बोलते क्यों हो 22 तक लेकिन करोगे? एक प्रोसेस 2022 देखते तक किया है, क्यों? किया है ना झूठ 22 बोलते हो? तक, किया है जुमले क्यों बोलते हो? 3.5 करोड़, जुमले क्यों 3.5 बोलते हो? आवाज 22 तक करोगे? इनका कहने का 3.5 मतलब है कि आवाज जितना 22 हो तक सके क्यों कर रहे हो नहीं, जुमले? आप क्यों भ्रमित बोला नहीं कर किसान सकते। की आय हम दुगनी आप कर कहीं देंगे? के नहीं है, आप तर्क से तर्क को काटने की कोशिश वैशाली कर जी, रहे हैं। इनका आप गलत कहने तर्क का दे रहे हैं। मतलब इनका है- कुछ भी आप कहने का गलत मतलब तर्क दे रहे है हैं। 3.5 आप करोड़ गलत- आवास आपको सरकार ने economics बनाए की हैं, समझ तो और है भी नहीं। आवास सरकार बना रही है, ठीक निम्न है। वर्ग से मध्यम वर्ग की इकोनॉमिक्स तरफ की जा रही समझ है। रखिए, प्रेम पंचोली जी, बजट पे डिस्कस करिए। ये अंत में निष्कर्ष ये निकला कि भाई सरकार को भाई जितनी भूख लगे उतना ही खाना लो ना, फिर अत्यधिक खाना क्यों ले लेते हो कि जब वेस्ट हो जाए? ये लब बोलो आप है, ये कहने का मतलब आप पंचोली क्यों- जी ये कह रहे हैं तो claim किसने कि करा? लंबा चौड़ा claim आंकड़ा मत इन्होंने फेंकिए करा? ना, आप थोड़ा ही बताइए और उसको पूरा करके पूरा दिखाइए। करके दीजिए। ये दिन की डिबेट जो बोल यही तो है, उसमें भी हम तो ये हमने नहीं मालूम कह रहे नहीं हैं कहा कि था। तुम बोलो कि 22 पंचोली जी, पूरा वो कर दो। आए हैं, हमने अच्छा, उज्ज्वला योजना 2 से करोड़ देखा है। रोजगार की बात पंचोली किसने जी, करी? पंचोली जी, मैं 2 आऊंगा, करोड़ हमारे रोजगार कमेटी की बात हमने करी? की, दिए? हमने की, पंचोली बिल्कुल दिए, पंचोली जी, बिल्कुल दिए। कहाँ सुनिए जरा, दिए? रोहित एक सेकंड दीजिए, हाईएस्ट में अभी सुनिए जरा, हाईएस्ट सुनिए। में उसमें सुनिए poverty जरा, में। जरा सुन लीजिए भाई मेरे भाई। हाईएस्ट है poverty 2014 में। से पहले इस देश में पीएफ अकाउंट अरे तुम तो कह रहे थे कि IMF ने भी ये अब भी नहीं 35 बोला करोड़ कि हो गए। इंडिया की 20 इकोनॉमी करोड़ रिस्क हमने पे है। कहाँ दिए जा रहे हो हैं। 2014 बीस पहले? करोड़। आपने तो ये भी अरे नहीं बोला। देखो जरा। क्या बात कर रहे हो? चलिए, पंचोली जी, फाइल कमेंट लेता हूं मैं। हमने पंचोली जी, दिए रोजगार, तभी तो पीएफ अकाउंट बढ़े हैं, नहीं तो कहाँ से पंचोली बढ़े जी, बताइए? पंचोली जी, नहीं, रोहित जी, आप समझिए ना, ये ये अकाउंट रोजगार ऑप्शन नहीं है। अगर आपकी देखिए, आंखों में पट्टी बंधी है, अगर सबकी आंखों में पट्टी बंधी तो मैं कैसे करूं देखो, बताओ ऐसी आपका ऑपरेशन? बेचैनी- ऐसी मेरे पास कोई बेचैनी ऐसा तभी हथियार होती नहीं जो है जब आपकी कुछ आंखों चोरी की मोतियाबिंद बात का हो। ऑपरेशन कर पाए। हाँ। आपकी चलिए, आंखों ये का ऑपरेशन बेचैनी- पंचोली जी, आप अपना फाइल कमेंट दीजिए। नहीं में फाइनल आपको कमेंट कहीं दीजिए। से ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, फाइनल जनता आपका कमेंट। ऑपरेशन कर चुकी है। फाइनल कमेंट, फाइनल देखो मैं कमेंट, ये कह रहा हूँ फाइनल कमेंट जी। कि अपने देश को समझना, आज की डेट में भी भारत सरकार जिस स्पीड से चल रही है, उनको आज की परिस्थिति भी समझनी पड़ेगी। अभी हाल ही में यूएनडीपी की एक रिपोर्ट है जिसके मैं जिक्र कर रहा था, उन्होंने कहा कि जो संवेदनशीलता जिन लोगों के लिए की गई, शब्द
ईजाद किया गया है, उसमें 20 से 33% लोग ऐसे हैं जो वंचित हैं। और उन वंचितों की जब हम टोटल आबादी का आंकड़ा निकालते हैं तो 18% से भी अधिक लोग गरीब हैं, और वो अनुसूचित जाति या दूसरे कमज़ोर वर्ग के लोग हम उसको कह सकते हैं, उसमें आते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जब इनकम टैक्स, रोज़गार में जिन लोगों को परमानेंट रोज़गार, उनका टैक्स, व्यापारियों का टैक्स, आयकर टैक्स, इन सब को जोड़ करके प्लस
जो हमारे नेचुरल रिसोर्स का जो हमारे पास इनकम होते अपने देश की, ये टोटल बजट के बाद आप लोगों को क्या सुविधाएं दे रहे हैं। सुविधाएं का मतलब ये नहीं, एक स्थायी और एक अस्थायी रोजगार होता है। आजकल जो अस्थायी रोजगार का जो चलन चला है कि हर डिपार्टमेंट में, हर जगह में आप आउटसोर्स कर सकते हैं। तो जो आउटसोर्स का जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं आंकड़े प्रस्तुत कर रहा है कि हमने इतना प्रतिशत कर दिया, ये कर दिया। जब हम आंकड़ों की बात करते हैं तो आप देख लीजिए कि जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ढांचा है सरकारी, जैसे आईटीआई में जो जितने भी लोग पास आउट हुए प्रधानमंत्री कौशल विकास परियोजना के अंतर्गत, उनको नौकरी मिली भाई साहब। ये फैक्ट्स है और हमने कई खबरें लिखी है, हमने स्टोरी ऑफ सक्सेस करके लिखी बाकायदा जी। लेकिन जिन एजेंसियों ने प्रधानमंत्री कौशल विकास परियोजना चलाई, उन्होंने एक को भी, कागजों में नौकरी दी गई है लेकिन एक भी आउटपुट इनपुट नहीं दिखाई दे रहा उनका, एक भी। तो जब हमारे सरकारी ढांचे, जब हमारे सरकारी इंस्टीट्यूशन अच्छा काम कर रहे हैं तो हम आउटसोर्स की तरफ क्यों मुड़ रहे हैं? तो ये बड़ा सवाल है देश के लिए। और मुझे लग रहा है कि देश के जो हमारे कर्णधार हैं, जिनके ऊपर हम लोगों ने जिम्मेदारी दी है, मुझे लगता है कि वो समझेंगे, क्योंकि आज दुनिया मुट्ठी में है और टेक्नोलॉजी का ज़माना है और बहुत सारी चीज़ें बहुत सहज हो गया। अगर हम किसी गणित के सवाल को करेंगे कागजों में लिख के तो कभी डायरी भर जाती थी, लेकिन आज तो हम सब चीज़ सहज हो गया, बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि ये करना चाहिए कि आउटसोर्स वाला कल्चर कितना मुफीद है हमारे समाज के लिए, बेसिकली इंडियन कम्युनिटी के लिए। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर माना आपने अस्थायी रोजगार दिया तो उसको आप रोजगार मत मानिए, लेकिन जो स्थायी रोजगार है ना, जो ट्रांसफर रोजगार है, जो एक मेरे से दूसरे के पास जाएगा, उस तरह का रोजगार हम कितना इजाद कर सकते हैं। आज दिन में भी तमाम मेहमान इसी बात को कह रहे थे कि सरकार बताए कितने अस्थायी रोजगार दिए और कितने स्थायी रोजगार दिए, लेकिन ये टोटल जब हम ये टोटल रोजगार को देखते हैं ना, तो फिर हमारा सवाल वही आ जाता है कि हमारा पूरा देश का जो सिनेरियो है, पैसा आने का हमारे पास, हमारे खजाने में कितना पैसा है और उसके बाद हम उसमें से कितना प्रतिशत कहाँ खर्च कर रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि हम वही पुराने वाले ढांचे में जा रहे हैं और वहां से गड़बड़ हो रही है। जी आशीष नौटियाल जी, ये बड़ी बात है। ये नौटियाल जी आपका फाइनल कमेंट सर। देखिए मैं कहना चाहूंगा, अभी बात हो रही थी आयुष्मान कार्ड के ऊपर। आप देखिए आयुष्मान कार्ड हम कह रहे हैं कि आने वाले टाइम पे हम 10 लाख का कर देंगे, लेकिन मैं आपको एक कहना चाहूंगा जो 5 लाख मिल रहा है वो भी पूरा नहीं मिल पा रहा लोगों को। एक्चुअली आयुष्मान कार्ड तब शुरू होता है जब किसी गरीब आदमी की अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है। जब कोई हॉस्पिटल जाता है उसे सीटी स्कैन, एमआरआई और अदर ये टेस्ट वगैरह कराने में 20-40 हजार तो उसके वैसे ही खर्च हो जाते हैं। उसके बाद जब डिडक्ट होता है कि प्रॉब्लम क्या है तो उसके बाद आयुष्मान कार्ड शुरू होता है। तो पहले जो आप 5 लाख की व्यवस्था दे रहे हैं इसको प्रॉपर दें, जिससे कि आम आदमी की अर्थव्यवस्था खराब ना हो। उससे आयुष्मान कार्ड अगर 5 लाख आप बोल रहे हैं तो 5 लाख का पूरा लाभ मिल सके। दूसरा, आप 2047 की बात करते हैं, 2022 में आपने कहा था हर किसी को मकान देंगे, आप मकान नहीं दे पाए। 2022 तक गंगा साफ होगी, आप गंगा साफ नहीं कर पाए। 100 स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए। अब जनता आप पे कैसे विश्वास कर ले कि आप 2047 में कुछ कर पाएंगे? आपने देश के ऊपर 10 साल के अंदर इतना कर्जा चढ़ा दिया है कि आज वर्ल्ड बैंक ने मना कर दिया है कि हम भारत को कर्ज नहीं दे सकते हैं। तो आप देश को कहां ले जा रहे हैं? और आप बात करते हैं देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। 85 करोड़ लोगों को आप अनाज फ्री देना पड़ रहा है उस देश के अंदर, आप कैसे तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे? आपने लोगों का स्तर बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, आपने लोगों का स्तर गिराने का प्रयास किया है। तभी फ्री देने की बात होती है जब आपने लोगों का स्तर गिराया है। नहीं तो आज वो लोग अगर रोजगार करते तो खरीद के अनाज खा सकते थे और सरकार को इनकम टैक्स दे सकते थे, पर आपने लोगों को गिराने का प्रयास किया है और यही आपकी पॉलिसी रही। तो आज 85 करोड़ लोगों को आप अनाज फ्री दे रहे हैं, कल को आपको 100 करोड़ लोगों को, 125 करोड़ लोगों को फ्री अनाज देना पड़ेगा। देश की अर्थव्यवस्था को इस हालत में बिल्कुल। मैं अपने फाइनल कमेंट को दूं उससे पहले मैं पैनोलॉजी ने एक सवाल पूछा था आईएमएफ के बारे में ही कि कब कहा था करके। मैं बताना चाहता हूं पैनोलॉजी को कि 2 मई 2023 की रिपोर्ट है एक बहुत नामी अखबार की। मैं आपके चैनल पर उसका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। उसमें है कि इंडिया ब्राइट स्पॉट फॉर ग्लोबल रिवाइवल। बता दो, ठीक है।
नहीं, शर्माना नहीं होता आपको, शायद ये नहीं तो अंदाजा बता नहीं दो, है। अखबार ने बोला था, बता दो अखबार नोटियाल है जी, क्या? आपके ज्ञान अखबार वर्धन के आपके लिए घर बता आया दूं, था जब क्या? आप किसी भी अखबार तो पूरे देश में आता है। सुनिए जरा, आप बता दो। सुनिए जरा, तमीज से बात कीजिए नौटियाल जी। मैं आपको एक तहजीब सिखा देता हूं कि जब भी आप किसी तो तहजीब किस बात किसी की है? न्यूज़ नहीं, चैनल आप में कह रहे बैठे हैं, तो आप उसमें छुपा दूसरे रहे हैं न्यूज़ अखबार चैनल का को। रेफरेंस नहीं आप देना अखबार होता। को छुपा रहे ये हैं। एक एथिक है, उसको सीखिए आप जरा। डिबेट में कुछ चीजों का आपको नहीं तो पता नहीं अखबार है, तो उसको सबके लिए आपको होता है ना। सीखना चाहिए। और जब अखबार पता नहीं है सबके तो लिए उसको होता सीख है, लो, आप भी टोकते उसको हैं। सीख लो जरा, सबसे ज्यादा आप सीख टोकते लो। हैं बोलते मैं हुए। रेफरेंस दे रहा हूं, आप उसको गूगल में सर्च कीजिए, और नहीं है तो कल फिर आइए, कल भी तो मिलेंगे डिबेट में, थोड़ा कल नहीं मिलेंगे तो। लेकिन हाँ, आप तो उस नाम बता एथिक को देते। सीखिए कि आप किसी भी ब्रांड पर बैठ के दूसरे ब्रांड का जिक्र नहीं कर सकते हैं जब तक बहुत आवश्यक ना हो। इस बात को आप ध्यान में रखें। ऐसा कुछ ये भी नहीं एक एथिक है। हम तो आपको अखबार की कटिंगें दिखाते ठीक है। हैं कि ये देखो हिंदुस्तान ने का छापा आपके चलिए लिए। ठीक है, मान ले आप मुझे, कहाँ बात मैं कर समझ रहे हो? गया, आपके स्तर को समझ गया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, हम भी मैं आपके स्तर रोहित को जी, मैं अपना समझते हैं। फाइनल कमेंट शुरू करूँ, हम भी क्योंकि समझते हैं। मुझे पता है मैं किस स्तर पर आप- बैठा हूँ आप शर्मा और रहे हैं। किस स्तर पर बैठा हूँ और सामने से क्या आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद नौटियाल जी आपका। और मैं ये कहना धन्यवाद चाहता हूँ आपका कि भी। भारतीय जनता जल्दी, पार्टी की जल्दी। सरकार इस देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लक्ष्य है विकसित भारत का, वो विकसित भारत बनकर रहेगा। उससे पूरे देश की जनता अपना सहयोग दे रही है और इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये बजट भी उसी को पंकज मद्देनजर पहले किया गया। देखिए ऐसा है, ये बजट जिस तरीके के इससे उम्मीदें थी, जिस तरीके का ये बजट होना चाहिए था, ये बिल्कुल फीका रहा है। और जहाँ तक बात है वादों की और उसकी, तो 2022 तक सब कुछ होने वाला था, अब वो 2047 के सपने दिखा रहे हैं। तो ये वही है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। देखिए इसमें किसी को कुछ नहीं मिला, हालांकि केवल एक आंकड़ों की खेलबाजी हुई है इसमें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ये बजट। तो लबोलबाब यही निकला है इस डिबेट का कि तमाम बजट में, अंतरिम बजट में सिर्फ 4 वर्ग को ध्यान में रखा गया है, युवाओं को, किसानों को, गरीबों को और महिलाओं को, और इन्हीं को फोकस करके बातें कही गई हैं, आंकड़े दर्शाए गए हैं, रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया गया है कि हमने अब तक क्या कुछ किया है। 2022 तक बहुत सारे वायदे पूरे करने का हालांकि बात कही गई थी, लेकिन अब कहा गया है कि जो वायदे छूट गए हैं, जो जिनमें कुछ कमी रह गई है, उनको अगले कार्यकाल में पूरा किया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है, हम आश्वस्त है कि अगली सरकार हमारी आएगी और हम अगले साल यानी अगले टेन्योर में अपने जुलाई में इसको पूरा करेंगे जब पूर्ण बजट लेकर आएंगे। फिलहाल तमाम मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करेंगे। नवीन प्रशाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आशीष नौटियाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, पंकज पनौली जी बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रेम पंचोली जी आप भी चर्चा में शामिल हुए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।